सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12। और आज हम लोग देखेंगे बीएसटी, जिस चैप्टर का नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर क्या है, फिर तीसरा क्या हो सकता है सिग्निफिकेंस, और फिर चौथा क्यों, फिर 14 प्रिंसिपल, उसके बाद टेलर, फिर 4 प्रिंसिपल, फिर क्यों। यानी कि इस चैप्टर में मेनली तुम्हारे पास 3 6 2 8 यानी कि तुम्हारे पास मात्र 8 टॉपिक से अगर तुम इसे समझ ली तो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग से। तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रोथ, एक क्या बोल सकते हैं, तो उसको प्रोसेस देना, एक्टिविटीज देना, या फिर एक गाइडलाइन देना। जैसे कि मान लो इसमें कुछ लोग हैं, अब ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए काम कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो गाड़ी बनाती है। तो इसमें तुम ऐसा समझ सकते हो कि क्या एक व्यक्ति एक ही काम को कोई दो व्यक्ति कर सके, यानी कि एक काम को कोई व्यक्ति दो बार कर सकती है। जैसे कार हमने बनाया और सेम कार को हमने फिर बनाया और उसी के अंदर इंक्लूड किया, तो क्या हम कार को बना सकते हैं। देखो, जैसे कि समझो हमने, मान लो कोई दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, तो कार का मटेरियल लाया और इसने भी जो ये मटेरियल लाया था सेम यही मटेरियल इसने भी ला दिया। तो इसमें कंपनी का क्या साइड इफेक्ट होगा, कंपनी पर इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो तुम इसको ऐसे ही, तुम इसे ऐसे ही देख सकते हो कि जब इसने लाया मटेरियल तो इसने क्यों लाया, क्योंकि इसे पता नहीं होगा कि इसने मटेरियल लाया या नहीं। तो इसने, इसको पता नहीं था इसलिए इसने लाया मटेरियल। तो इसमें बोला कि कंपनी में ग्रोथ रुक सकती है। अगर एक मटेरियल आया ही हुआ है तो दूसरा मटेरियल क्यों लाना, अगर लाएंगे तो हमारा यूज, हमारा रिसोर्स खराब हो जाएगा, यानी कि वो वेस्ट हो जाएगा कि हम क्यों लाए, हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये सारे काम। सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइडलाइन देती है, हमें डायरेक्शन देती है किस तरीके के काम को, किस काम को किस तरीके से करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, कब करना है, किसके साथ करना है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन तुमने समझा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जो हमें गाइडलाइन दे, जो हमें डायरेक्शन दे, जो हमें ये कहने की मजबूरी दे कि ये हमारे वर्कर क्या काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे। और एक बात, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फ्यूल ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे ह्यूमन बेस होंगे, हमारे ह्यूमन के बेस, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे होंगे। ओके, फीचर्स क्या होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, तो फीचर्स देखते हैं। पहला क्या हो सकता है, इनका divisional marginality are the defining as compared to नहीं, तुम पहले इसको समझो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने भागों में बांटा गया। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, ऑब्जर्वेशन, और दूसरा एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो देखो,
इसमें हुआ क्या, ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है तुम बताओ। ये जो मान लो, चलो मान लो ये टीवी, यहाँ पर तुम बैठ कर देख रहे हो इस टीवी, लेकिन इसे ना तुम छू सकते हो, ना तुम इसे महसूस कर सकते हो, सिर्फ इसे तुम देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ये सारे काम हमारे ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस क्या होगा, एक्सपीरियंस में हम जो टीवी देख रहे हैं, टीवी पे जो कार्टून देख रहे हैं, मान लो डोरेमोन, तो डोरेमोन कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका मिमिक्री आर्टिस्ट, उसका मेक ओवर, उसका करेक्टर, कौन क्या कैसे काम करेगा, ये हमारा होगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम इसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस में हम काम करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, और ऑब्जर्वेंस में हम उसे देखते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई, अगर इसने कुछ गलती की होगी यहाँ पे हम देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या गलती हुआ है, अगर कुछ गलती हुआ होगा हम इसे फिर वापस करेंगे कि इसको क्या करने की जरूरत है, जस्ट लाइक अ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। फिर देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या होता है। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकती है, पहला यूनिवर्सल एबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, वो हर जगह होती है, जस्ट लाइक तुम वो समझ सकते हो कि जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, तो मैनेजमेंट भी हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। जस्ट लाइक तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होती है, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे क्लब, तुम्हारे ट्यूशन, इन सब जगहों पर तुम्हारा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम आती है। तुम ऐसे समझ सकते हो, जब तुम ट्यूशन जाते हो तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज लगती है कि तुम्हारा कौन पढ़ाएगा, तुम्हें क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, तुम्हें कौन से बैग मिलेंगे, तुम्हें कैसे आईडी कार्ड मिलेगा, तुम्हें कैसे पैसे देने हैं, कैसे तुम्हारा पेमेंट मेथड होगा, ये सारे हमारे कहलाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पास। फिर क्या आता है, फिर आता है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब है कि जनरल गाइडलाइन हमें कहता है कि ये हमें गाइड करता है, ये हमें गाइड करता है एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे, रूल के बेस पे, प्रिंसिपल के जो रूल ने प्रिंसिपल दिया था, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, उसके बेस पे ये हमें गाइड करता है। तो जनरल गाइडलाइन का मतलब है कि हमें गाइड करता है। फिर है फॉर्मल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हमने देखा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, एक्सपीरियंस हम उसी देखने की चीजों को वापस एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और इसी में हम इसे बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस यानी कि हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे काम करती है सारी। फिर आती है कि मेथड क्या हो सकता है, बताओ। फ्लेक्सिबिलिटी, मेनली बिहेवियर, और लास्ट आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट एंड कंटीजेंट। एंड कंटीजेंट, तुम्हारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं, इसे तुम याद कर सकते हो। तो देखो क्या क्या दिया गया है। पहला यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये हर जगह अप्लाई होती है। जनरल गाइडलाइन, ये हमें गाइड करता है कि किस काम को किस तरीके से करना है। फिर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पे बेस होती है कि कौन से काम कैसे करेंगे। फिर फ्लेक्सिबल, ये हमारे डायनेमिक नेचर के प्रिंसिपल्स होती है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से तुम इसे कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि मान लो छोटा बिजनेस है तो उसमें हम मान लो 14 प्रिंसिपल से 2 प्रिंसिपल लगाएंगे, अगर बड़ा है तो हम 14 का 14 प्रिंसिपल लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल।
फिर मेनली बिहेवियर, ये जितने प्रिंसिपल बनाए गए हैं फ्यूल के द्वारा ये सारे के सारे मेन के ऊपर यानी कि आदमियों के ऊपर अप्लाई होती है। लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या सही करना है। जैसे अगर मान लो ये खराब प्रोडक्ट है तो इसी को हम वापस रिप्लेस करेंगे तो हमें सही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि क्या गलत है और क्या सही करना है, इसका कंटीजेंट का मतलब होता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से इसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने रूल्स में चेंजेस ला सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला, प्रोवाइड यूजफुल राइट, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइड इंफॉर्मेशन, अंदर की अंदरूनी इंफॉर्मेशन को पूरे पूरे मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस करवाना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बिलो लेवल तक ये कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। फिर आता है दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि इसमें जितने भी रिसोर्स होंगे वो अच्छी तरीके से यूज होगा, कभी कोई भी वेस्ट नहीं होगी, कोई भी रिसोर्स, कोई भी आइडियाज कभी भी वेस्ट नहीं होगा। फिर आता है तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन, हमें डिसीजन लेने में ये मदद करती है। फिर आता है चौथा, मीटिंग चेंज इन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे सारे के सारे प्रिंसिपल्स। और उसके बाद आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे जितने भी सोसाइटी में, जितने भी सोसाइटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, जितने भी सोसाइटी का बॉन्ड्स होंगे उस फैक्ट्री के द्वारा जो हम लगाए हैं तो उसको भी ये फुलफिल करता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और तुम्हारे जितने भी आसपास की सोसाइटी है उससे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना, ये हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है कि टेलर के फ्यूअल कौन है, टेलर कौन है और हेनरी फ्यूअल कौन, यानी कि देखते हैं क्या टेलर एंड फ्यूअल। फ्यूअल कौन है, FAW, कौन है, तो ये फादर ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसने, जिनका जन्म हुआ था तब तो 1887 से 1841 में, और मृत्यु हुई थी 1925 में। इसे हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे। ओके, अब इसका हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, चौथा इक्विटी, पांचवा डिसिप्लिन, छठा ऑर्डर, सातवां इनिशिएटिव, आठवां क्या हो सकता है, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिलाइजेशन, कहता है सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन टू जनरल इंटरेस्ट यानी कि डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या यूनिटी ऑफ कमांड,
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और भी है जो है क्या क्या आते हैं उसके ऊपर, और कौन कौन से हो जाएंगे, स्केलर चेन हो जाएंगे और एक हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर हो गया, स्केलर चेन हो गया, इसके बाद इनिशिएटिव, इक्विटी, और लास्ट आ जाएगा हमारा स्टेबिलिटी मतलब। तो ये हमारा होगा फ्यूल के द्वारा दिए गए 14th प्रिंसिपल। इसको समझते हैं कि ये है क्या। डिवीजन ऑफ वर्क, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने के सिलसिले को बांटते हैं तो उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। एक व्यक्ति को एक एम्प्लॉय, ये हो जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि किसी एक व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग, उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम उसे काम देते हैं, तो ये हमारा जो है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर काम देंगे तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां और कुछ पावर्स देंगे ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें और अपने काम को अच्छी तरीके से पूरे करें। कहता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे, अच्छे सैलरी दे ताकि वो सेटिस्फाई हो। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कि हम जितने भी लोग हैं, जैसे मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर्स, ये सबको रिस्पेक्ट एक लेवल पे देना चाहिए, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिन एक मैनर में काम होनी चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति एक मैनर में काम कर सकती है, वैसे ऑर्डर्स सारे के सारे चीजों को ऑर्डर्स के रूप में सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी कि जितने भी काम होंगे उसे सही तरीके से रखना चाहिए। इनिशिएटिव, यानी कि अपने आई को हटाकर भी, यानी कि हम को हटाकर, मैं को हटाकर हम लोग इसको करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, किसी एक व्यक्ति को पावर नहीं मिला, किसी एक व्यक्ति के पास पावर होना सेंट्रलाइजेशन, पूरे व्यक्ति, पूरे मैनेजर के पास पावर होना मेरा डिसेंट्रलाइजेशन। सबऑर्डिनेशन टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हम पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉय के बारे में सोचेंगे। कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, किसी, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड हमें मैनेजर्स के सबऑर्डिनेशन को ढूंढती है, तो कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का, एक मैनेजर का एक व्यक्ति, यानी कि एक मैनेजर एक ग्रुप कमांड करेगा, ये हमारा यूनिट ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्टर हमें कोई डायरेक्ट करता है, ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्टर। फिर स्कैलर, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन होगा वे स्कैलर के थ्रू होगी। फिर आता है रिस्पेक्टिव प्रॉप्स। रिस्पेक्टिव प्रॉप्स का मतलब होता है कि सारे के सारे हमारे इनिशिएटिव हो जाएंगे एक साथ। स्टेबिलिटी टू पर्सनल, हमारे जितने भी वर्कर्स के आइडियाज होंगे, जितने भी चीजें होंगे, वो सारे हमारे होंगे सिक्योर। फिर आता है फ्यूल हो गया। टेलर कौन है? टेलर, टेलर ने भी चार प्रिंसिपल देते हैं। पहला हार्मोनी, स्पॉट, दूसरा इंडिविजुअलिज्म, तीसरा क्या हो सकता है बताओ? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फिर आता है कि डेवलपमेंट एंड ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि अब देखो ये चार प्रिंसिपल, इस चारों प्रिंसिपल के बारे में क्या समझना है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, किसी भी लोगों में भेदभाव नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी झगड़े नहीं होने चाहिए। फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो भी हमारे काम होंगे वे एक सेक्शन वाइज चलने चाहिए। फिर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें साइंस के बेस पे चलनी चाहिए, हमारे ट्रुथ एंड डेयर पे नहीं चलनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हमारे सारे लोगों को डेवलप करनी चाहिए, हम पहले डेवलप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है क्या, तो इसके बाद आ जाएगा मेरा टेक्निक्स। तो पहला आ जाएगा स्टडी और
प्रोडक्शन और कॉन्डेंसेट, ये सारी चीजें होते हैं। जैसे कि इसमें समझ सकते हो कि कौन कौन से टेक्निक्स है। चलो देखते हैं क्या क्या टेक्निक इसमें दिया गया है। फंक्शनल फॉर्मेंशिप, फंक्शनल फॉर्मेंशिप का मतलब होता है कि हम अपने कामों को अलग अलग मैनेजर के साथ, अपने अलग अलग वर्कर को साथ और एक ग्रुप को एक मैनेजर दे देना, और उस मैनेजर में उसकी क्वालिटी होना कि वो काम वो अच्छी तरीके से करवा सके, ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल फॉर्मेशन। जिसमें हम इंस्पेक्टर, चार्ज क्लर्क, टाइम क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क ये होता है। फिर आता है पार्टिकुलर में, तो पार्टिकुलर में क्या आ जाएगा, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड स्पीड बॉस। फिर साइंस नॉट समझ जाएगा। तो आप देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड मटेरियल यानी कि गैंग हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड पैटर्न स्टडी। टाइम स्टडी यानी कि हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कितनी तरीके से, कितने टाइम में हमारा व्यक्ति थक जाता है। पैटर्न स्टडी ये देखता है कि जब व्यक्ति थकता है तो उसको कितने वक्त तक रेस्ट देना चाहिए। मोशन स्टडी